जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम एनटीपीसी के 30 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इनसे पहले हम 28 दिसंबर के दोनों शिफ्ट और 29 दिसंबर के दोनों शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर चुके हैं। यह सेट 5 होगा। इनसे पहले 4 तक हम वीडियो बना चुके हैं। एनटीपीसी में आप लोग देखिएगा टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कि 60 प्रश्न मैथ रीजनिंग के होते हैं और 40 प्रश्न जीके जीएस के होते हैं। तो इसमें हम 40 प्रश्न जो जीके जीएस के हैं उनके सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे पुराने पेपर से ही पूछे जाते हैं। अधिकांश प्रश्न यानी पुराने शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को दोबारा रिपीट करते रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख चुके हैं तो आप लोग देखिएगा कि इनके अधिकांश प्रश्न पिछले वाले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों पर ही आधारित है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न संख्या 2 है। इनमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है और जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेशों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये प्रश्न कहने का अर्थ है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण हमारे शरीर में कौन करता है। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मान लीजिए कि अभी आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं और ये आपका हाथ हुआ, ये आपका हाथ हुआ और आपका ध्यान इधर मोबाइल पर, यहाँ पर मान लीजिए ये मोबाइल है, आपका ध्यान मोबाइल पर है। अचानक आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ आके सटा दे, कोई कप हुआ या गर्म चीज़, कोई छड़ हुआ या कोई चाय हुआ, आपका मजाक से आपके हाथ में कुछ सटा दे, तो आपका ध्यान मोबाइल पर हट जाएगा और तुरंत आप क्या कीजिएगा, उस स्थिति में अपने हाथ को पीछे खींच लीजिएगा। तो यही जो अचानक आप करते हैं, कोई भी काम अचानक करते हैं, तो ये अचानक होने वाले काम को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया के विपरीत आप करते हैं। एक आपके हाथ में चाय सटा, ये क्रिया हुआ, आप क्या किया, अपने हाथ को पीछे खींच लिए, वे प्रतिक्रिया हुआ, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, वैसा क्रिया जो मस्तिष्क से कंट्रोल ना होकर के मेरुरज्जु से कंट्रोल होता है, तो उसी क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, तो ये मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। मेरुरज्जु कहाँ होता है, तो मेरुरज्जु हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है। ये मान लीजिए आपके रीढ़ की हड्डी है, यहीं पर रहता है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु कहाँ होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी में करता है और प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इतना बात को आप लोग याद रखिएगा कि मेरुरज्जु ही प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए 3 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर के प्रश्न से रिलेटेड पिछले वाले दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए और 29 दिसंबर में भी पूछे गए ये प्रश्न हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये नाचीग्राम अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इतना बात को अभी लोग याद रखिएगा। पिछले वाले शिफ्ट में पूछा था कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है। तो जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए तो 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है। बोल रहा है कि 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था या कहाँ फैला था, या केरल में फैला था। हमारे देश में अक्सर देखा जाता है कि कोई भी नया बीमारी आता है तो अधिकांश बीमारी केरल राज्य में ही पहली बार फैलता है। तो यदि आप परीक्षा में पूछे कि कोई बीमारी है जैसे कोरोना हो गया, कोरोना भारत में पहली बार कहाँ फैला था, तो ये भी केरल राज्य में ही फैला था। तो केरल राज्य में फैलने का मेन कारण है कि केरल समुद्र के बगल में है और विदेश से अधिकांश सामान हो गया, कोई चीज़ हो गया, पहली बार केरल के आसपास में ही आता है। तो इसलिए केरल में बीमारी उधर से फैल जाता है, दूसरे देश से बीमारी फैल करके हमारे भारत में केरल राज्य में ही चला आता है। नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा समिति जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध नहीं है। तो देख लेते हैं। सहकारिता समिति यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंध रखता है। राजमनार समिति ये भी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध रखता है। पुंछी आयोग ये भी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध रखता है। लेकिन कोठारी आयोग ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध नहीं रखता है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध का अर्थ ये हुआ कि केंद्र को कितना, या मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पावर होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर होना चाहिए। इनके पावर का सुझाव सरकार को
जो देता है वे समिति के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि राजमनार समिति पहली बार बोला था कि जितना पावर केंद्र सरकार को होना चाहिए उतनी पावर गवर्नमेंट उतनी ही पावर स्टेट गवर्नमेंट को ही होना चाहिए। तो राजमनार समिति लागू नहीं हुआ। लेकिन पुंछी आयोग बोला था कि नहीं, पुंछी आयोग बोला था कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना पावरफुल होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल होना चाहिए, ये पुंछी आयोग बोला। पुंछी आयोग कब आया था? तो ये 2007 ईस्वी में आया था। और सहकारिता आयोग कब हुआ था? तो ये 1983 ईस्वी में आया था। ये बात को याद रखिए, सहकारिता आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम पूछा गया कि सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1983 ईस्वी में सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। सहकारिता आयोग किस चीज़ से संबंधित है? तो ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। वही पूछे कि राजमनार समिति गठन कब किया गया था? तो राजमनार समिति गठन 1969 ईस्वी में गठन हुआ था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें सहकारिता आयोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे सहकारिता आयोग। इसका गठन का एग्जाम में पूछा गया। सहकारिता आयोग गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। पुंछी आयोग गठन 2007 ईस्वी में हुआ था। तो तीनों सहकारिता आयोग हो गया, पुंछी आयोग हो गया, राजमनार आयोग हो गया, तो ये तीनों आयोग जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध रखता है। लेकिन कोठारी आयोग ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध नहीं रखता है। कोठारी आयोग ये शिक्षा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। चलिए तो 12 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न बोला निम्नलिखित में कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली कौन सा है? इसमें कौन सा है? गगन है। जैसे GPS अमेरिका का है उसी तरह से भारत का है गगन। नाग तो होगा नहीं, नाग तो मिसाइल हुआ, एंटी टेक गाइडेड मिसाइल नाग हुआ। गगन शक्ति तो होगा नहीं, गगन शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ। जतन कुछ है ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गगन, इनका सही आंसर हो जाएगा गगन। चलिए तो 16 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? तो महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या होता है? मान लीजिए कि ये तारा हुआ, ये सूर्य हुआ, ये पृथ्वी हुआ, ये अरुण हुआ, ये वरुण हुआ, पूरा संसार के जितना भी चीज़ है, जितना भी क्षुद्र ग्रह हो गया या जितना भी दूध मेदला हो गया, मिल्की वे हो गया, सभी को क्या कीजिए एक जगह मिला करके एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। सबको एक जगह करके मोथ दीजिए, यानी कि सटा दीजिए। ऐसे करके सबको सटा करके एक जगह ला के इकट्ठा कर दीजिए। और तो उसको इतना दाबिए कि वो एक छोटा सा बिंदु यानी इतना बड़ा हो जाए। यानी कि अभी मेरा पृथ्वी मान लीजिए आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इतना बड़ा हो जाए, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य, तो सबको मिला करके एक छोटा सा बिंदु कर दीजिए। इसी को बोलते थे, इसी को यही होता है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या बोल रहा है कि महाविस्फोटक सिद्धांत बोल रहा है कि दुनिया के जितना भी ग्रह, उपग्रह, तारा, ब्रह्मांड, दूध मेदला, मिल्की वे, ये जितना दुनिया का जितना भी चीज़ है सभी पहले एक बिंदु के रूप में एक केंद्रित था। यही है महाविस्फोटक सिद्धांत। बाद में इस पे विस्फोट हो गया, यानी कि फूट गया। एक दिन आकर के ये बिंदु क्या हुआ, फूटा और पूरा दुनिया में फैल गया। तो यही होता है महाविस्फोटक सिद्धांत। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन का क्या नाम है? यानी कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने कौन सा मिशन की शुरुआत किया था? सूर्य के मिशन के लिए भारत ने कौन सा शुरुआत किया था? ये आदित्य L1 पॉइंट, आदित्य L1 जो सूर्य के मिशन से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है कि आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था 2023 में। चंद्रयान 3 को भी 23 में ही लॉन्च किया गया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा यह सूर्य के अधिक निकट जाएगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 पॉइंट है। परीक्षा में पूछेगा कि आदित्य L1 को किस पॉइंट पर पहुंचाया गया? तो ये L1 पॉइंट पर इसे पहुंचाया गया। L1 एक पॉइंट का नाम है। तो आदित्य L1 क्या है? ये सूर्य मिशन है। इसे पूछ सकता है आदित्य L1 क्या है? चंद्रयान मिशन है कि सूर्य मिशन है कि मंगल मिशन है कि वरुण मिशन है? तो ये सूर्य मिशन है। 23 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ये 1024 बाइट के बराबर होता है। 27 नंबर कह रहा है 27 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सी योजना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? गिनीज या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से इनमें से किस योजना को शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो ये 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुआ था।
28 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि प्लास्टिक किसके बनता है। तो प्लास्टिक जो बनता है, प्लास्टिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टिक किससे बनता है, तो ये एथिलीन के बहुलीकरण से प्लास्टिक बनता है। तो एथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, यह प्लास्टिक बनता है। 32 नंबर के प्रश्न ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिए, परीक्षा में नहीं पूछेगा। 33 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर के प्रश्न हूबहू पिछले 29 दिसंबर के प्रश्न से मिलता जुलता है, यानी कि 29 दिसंबर में यह प्रश्न पूछ चुका है 33 नंबर का प्रश्न। तो आप लोगों को हम क्या बोलते हैं, यही नहीं बोलते हैं कि पिछला शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न आगे वाले शिफ्ट में पूछता है। हम भी यही ट्रिक लगा करके पिछला बार ये एग्जाम निकाले थे। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर को पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं, पढ़ाई पहले कर लीजिए। 33 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। इनसे पहले हम इसको कैसे याद करना है ट्रिक बताए थे, तो आप लोगों के पास तो उतना समय है नहीं कि पिछला वाले वीडियो को देखिएगा फिर जा करके कि कैसे कौन सा ट्रिक है। तो इस वीडियो में हम एक बार फिर आप लोगों को बता देते हैं, नहीं बताएंगे तो आप लोग गुस्सा कीजिएगा कि मास्टर क्या पढ़ाता है, कि बोलता है कि पिछला वाले वीडियो को देखें। उतना हम लोग पास समय थोड़ी ना कि हम जाकर पिछला वाले वीडियो को देखेंगे। तो चलिए, यह मास्टर आप लोगों को बताता है कि कैसे याद रखना है। तो आप लोग को पता है बिहार से सटा हुआ है यूपी, तो बिहार यूपी, बिहार से सटा हुआ है यूपी, तो बिहार यूपी 2 राज्य हो गया। महाराष्ट्र से सटा हुआ है कर्नाटक, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र से सटा हुआ है कर्नाटक, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना याद हो गया। महाराष्ट्र बिहार से सटा हुआ यूपी, तो बिहार यूपी। महाराष्ट्र से सटा हुआ कर्नाटक, तो महाराष्ट्र कर्नाटक। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टोटल कितने राज्य हो गया, 6 राज्य हो गया। 3 को जोड़ा हो गया, 6 राज्य हो गया। चलिए हम देखते हैं 33 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आंध्र प्रदेश सटा हुआ तेलंगाना, तो तेलंगाना हो गया। महाराष्ट्र सटा हुआ है कर्नाटक, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक हो गया। लेकिन केरल के बारे में कहीं हम जिक्र नहीं किए थे। तो ये प्रश्न आप लोगों को याद हो गया, इसको याद रखिए, पिछले वाले शिफ्ट में पूछा था, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ दे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। 35 नंबर का प्रश्न बोलते हैं। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इसे प्राणी जगत के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो आप लोगों को बता दूं कि व्हिटकर ने 5 जगत किंगडम दिया था, मोनेरा, प्रोस्टिटा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा हो गया, प्रोस्टिटा हो गया, पादप हो गया, कवक हो गया और जंतु हो गया। प्रोस्टिटा हो गया, पादप हो गया, कवक हो गया और जंतु हो गया, कवक हो गया और जंतु हो गया। तो कह रहा है कि जंतु में किसे नहीं रखा गया, इनमें जंतु में किसे नहीं रखा। तो मोनेरा हो गया, पादप हो गया, प्रोस्टिटा हो गया, कवक हो गया और जंतु हो गया। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो व्हिटकर ने दिया था। मोनेरा, प्रोस्टिटा, पादप, कवक और जंतु। कह रहा है इनमें से किसे जंतु में रखा गया। तो जंतु को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु और बहु जगह नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय में हो गया आपका मोनेरा, एक कोशिकीय में हो गया प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को किस में रखा गया, ये जंतु जगत में एक कोशिकीय में रखा गया। जंतु में है लेकिन ये एक कोशिकीय में। मनुष्य भी जंतु हो गया, पेड़ पौधा को भी जंतु में, पेड़ पौधा तो ऐसा अलग है, मनुष्य भी जंतु हो गया, जितना भी जानवर हो गया, पशु हो गया, सांप, कीड़ा मकोड़ा हो गया, तो ये सब किस में रखा है, ये सब जंतु में रखा है। जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, ये सब जंतु में रखा है। लेकिन प्रोस्टिटा एक कोशिकीय जंतु में रखा गया। तो बोल रहा है कि जो पादप वर्गीकरण किया है, जो प्राणी वर्गीकरण किया है, तो प्राणी जगत में किसे रखा है, ये प्रोटोजोआ को प्राणी जगत में रखा है। 37 नंबर के प्रश्न 28 दिसंबर के शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं। देखिए पीछा वाला प्रश्न इसमें फिर से मिल गया। जोजिला दर्रा जो है ना, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है, उसमें पूछा गया जोजिला दर्रा कहाँ है, यानी किसकी जगह को जोड़ता है। इसमें जोजिला टनल कहाँ है, तो जोजिला कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह टनल कहाँ है, टनल अभी बन ही रहा है, 2026 में यह बन जाएगा। यह टनल 2026 में बन जाएगा। उसमें जोजिला दर्रा के बारे में पूछा था, इसमें जोजिला टनल के बारे में पूछा है, यानी जोजिला सुरंग के बारे में पूछा है। यह कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 28 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि कौन सी राज्य 2014 में भारत के 29वां राज्य बना था। तो भारत के 29वां राज्य यह तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 में। 39 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो भारत के वर्तमान में भी 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन के सिंह है।
40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी। यानी कि भारत में पहली बार विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1991 ईस्वी में शुरू हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यानी कह रहा है कि पहले भारत में विदेश के लोग, जैसे भारत हम लोग आज़ाद हुए थे तो भारत को डर था कि विदेश से लोग आकर के फिर भारत में व्यापार ना करें, क्योंकि अंग्रेज लोग तो यही किया था, विदेश से आकर के भारत में व्यापार किया, बाद में यहाँ जम गया। भारत की आज़ादी होने के बाद यानी कि 1947 के बाद विदेश के जितना भी व्यापारी थे उसको बंद कर दिया था। लेकिन भारत को लगा कि जब तक भारत व्यापार नहीं करेगा फिर भारत गरीब के गरीब ही रह जाएगा, इसलिए विदेश के जो व्यापारी थे उसको भारत में अलाउ कर दिया और विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दिया। कब से किया, 1991 ईस्वी में किया था। चलिए तो 41 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 41 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि 1912 में सिविल सेवा से संबंधित रॉयल कमीशन के गठन के समय 1912 में भारत के वायसराय कौन थे। यानी कि 1912 में भारत के वायसराय कौन थे, प्रश्न बोल रहा है। तो 1912 में कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जिस समय में बंगाल को जो विभाजन थे उनको निरस्त कर दिया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन में हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में रद्द हो गया था। 42 नंबर में बोल रहा है कि OECD का मुख्यालय कहाँ है। तो OECD का मुख्यालय यह पेरिस में संबंधित है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है, आर्थिक विकास कैसे होगा इनका, ये मुख्यालय कहाँ है, ये पेरिस में स्थित है। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो ये क्षुद्रक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, मृच्छकटिकम के लेखक क्षुद्रक है। 45 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। तो महावीर का मूल नाम क्या है, ये वर्धमान है। वहीं सिद्धार्थ किसका मूल नाम है, ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ है, और महावीर के बचपन का नाम ये वर्धमान है। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये रिपब्लिक पुस्तक के लेखक ये प्लूटो है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक सी नंबर प्लूटो है। अच्छी 49 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 49 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि बेरिंग जलडमरूमर किसे जोड़ती हैं। तो बेरिंग जलडमरूमर किसे जोड़ती हैं, ये बेरिंग जलडमरूमर किसे जोड़ती है, अंटार्कटिका को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। 49 के सी। इस एक बार जलडमरूमर को याद करने का ट्रिक हम आप लोगों को एक दूसरा वीडियो में बताएंगे कि इसको कैसे याद रखना है, नहीं तो ये जल्दी से याद नहीं हो पाता है। किसी भी स्टूडेंट को जलडमरूमर जितना भी है ये जल्दी से याद नहीं हो पाता, तो हम आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा ट्रिक इस पर बताएंगे। 52 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सी उपधातु है। तो सबको पता है सिलिकॉन क्या है, ये उपधातु है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टोटल 7 गो उपधातु है। हमारे आवर्त सारणी में टोटल कितने उपधातु है, टोटल 7 गो उपधातु है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सभी उपधातु में है। 55 नंबर का प्रश्न बोल रहा है किसी चट्टान में नत वलय को क्या कहते हैं। तो नत वलन को क्या कहते हैं, ये अभिनति कहते हैं। यानी कोई मान लीजिए कोई चट्टान है, यहाँ से गिर गया, नीचे गिर गया पहाड़ से, तो इसको क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। 59 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 59 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो इनमें से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश क्या है, यह बौद्ध ग्रंथ है। थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखिएगा। विष्णु तो होगा नहीं, विष्णु पुराण हिंदू धर्म से संबंधित है। ऋतु संहार तो होगा नहीं, और रघुवंशम तो होगा नहीं, हिंदू धर्म से संबंधित है। अभिधर्म कोश, जिसमें कोश लगा होगा वो ज़्यादा चांस है कि वही बुद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक होगा। 62 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है। तो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन संस्थापक कौन है, यह रामानुजाचार्य है। इस पर हम लोग डिटेल से वीडियो बना चुके हैं कि इसका कहानी क्या है विशिष्ट द्वैतवाद के। इसको आप लोग पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा तो हम फिर से दोबारा इस पर एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। चलिए तो 65 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 65 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या नाम है। तो भारत में निर्मित प्रथम परमाणु रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर क्या नाम है, ये अप्सरा है। यह क्वेश्चन पीछे भी पूछ चुका है। 67 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि DSCP का पूरा नाम क्या है। तो DSCP का पूरा नाम क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए तो 68 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 68 नंबर का प्रश्न बोल रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का क्या नाम है। तो भारत के सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का नाम है बोगीबील पुल। बोगीबील पुल कहाँ है, बोगीबील पुल ये असम में स्थित है और सड़क सह रेल पुल है। सड़क सह रेल पुल का मतलब होता है कि वैसा पुल जिनके ऊपर से रेलगाड़ी गुजरता है और नीचे से सड़क गुजरता है, यानी कि एक ही पुल पर दोनों काम हो रहा है, रेलगाड़ी भी गुजर रहा है और जो सड़क भी गुजर रहा है।
तो ऐसा सबसे लंबा पुल बोगीबील पुल है। अगर डायरेक्टली पूछे कि भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा जो पुल है जो किसी नदी बना है, तो वह लोहित नदी बना है, उसका नाम है ढोला सदिया। दूसरा इसका नाम है भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका जो भारत के सबसे वर्तमान में लंबा सड़क पुल है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल क्या नाम है? भूपेन हजारिका, जिसे ढोला सदिया भी कहते हैं। यह असम में लोहित नदी पर बना है। 9.02। आगे आने वाले एग्जाम में देखिए, आगे आने वाले शिफ्ट में यह क्वेश्चन रहेगा कि भूपेन हजारिका पुल कहाँ है। 72 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 72 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है, जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था? तो ये HYSIS है, HYSIS है। 73 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सोने का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो भारत में सोना सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में सोना कोलार की खान में होता है, जो कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो सोना उत्पादन में भारत का कौन सा प्रथम स्थान है? ये कर्नाटक है। 75 नंबर का प्रश्न पिछले वाले शिफ्ट में भी पूछा था, फिर से दोबारा यह प्रश्न रिपीट हुआ है। 75 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था, लेकिन पिछले वाले शिफ्ट में पूछा था कि सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था। तो सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2026 में भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन 2022 में कहाँ हुआ था? 2022 में बर्मिंघम लंदन में हुआ था, और 2026 में कहाँ होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। 78 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रख्यात व्यक्ति बरदौली से संबंधित है। तो बरदौली सत्याग्रह किससे संबंधित है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यह बरदौली आंदोलन के दौरान ही मिला था। 79 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अजैव घटक नहीं है, यानी इनमें से कौन जो अजैव घटक नहीं है, यानी कि जीवित है, अजीवित नहीं है, ये जीवित है। तो हरा पौधा क्या होते हैं? ये जीवित होते हैं। मृदा ये मृत होते हैं, सूर्य के प्रकाश मृत होते हैं, जल भी मृत होते हैं, लेकिन हरा पौधा ये जीवित होते हैं। 80 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि कंप्यूटर संदर्भ में ट्रैकर बॉल क्या है? तो ये ट्रैकर बॉल कंप्यूटर में क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है। 81 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि दास वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? उसी को दास वंश बोलते हैं। तो दास वंश यानी गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था? तो 1206 ईस्वी में स्थापना किया था। 84 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका की टोटल 3 राजधानी है। तो प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? तो ये प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। केपटाउन कौन सी है? तो केपटाउन स्थित है विधायी राजधानी, और प्रिटोरिया स्थित है प्रशासनिक राजधानी। और ब्लोमफाउंटेन क्या है? ये ब्लोमफाउंटेन है न्यायिक राजधानी। तो दक्षिण अफ्रीका की टोटल 3 राजधानी है, जिसमें प्रशासनिक राजधानी केपटाउन है। 85 नंबर के बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है? इनमें कौन अकशेरुकी प्राणी नहीं है? तो ये सरीसृप अकशेरुकी प्राणी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 दिसंबर 2020 के जीके जीएस के सभी प्रश्नों के एनालिसिस किए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।